दोस्तों, कभी आपने सोचा है केवल एक सेल पूरे व्यक्ति का निर्माण कर सकती है? केवल और केवल एक सेल में इतनी कैपेसिटी पाई जाती है कि वे पूरे मनुष्य का निर्माण कर दे। क्या यह सेल इतनी स्ट्रांग है? तो वो सेल कौन सी है? किस प्रकार से पूरे मनुष्य का निर्माण कर सकती है? क्या इसकी क्षमता है? किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया कर जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टेम सेल की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार बीएससी, एमएससी या नर्सिंग एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों। इसके अलावा मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे कॉन्सेप्ट, इसका जो ये लूप है स्टेम सेल का, उसको सब कुछ समझने वाले हैं एक ही वीडियो में, और बिल्कुल आसानी से इसको समझेंगे। इस तरीके से समझेंगे कि आप भूलो ना कभी। बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन करने वाले हैं हम, बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हुए, इजी नोट्स के साथ दोस्तों। मैं पूरा समझाऊंगा और नोट्स में भी वही बातें लिखी होगी दोस्तों। तो आज इसका सोपड़ा साफ करने वाले हैं। बने रहिए, सिर्फ देखते रहिए। देखने से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने देंगे दोस्तों। फुल नंबर आएंगे आपको, क्योंकि मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इसके प्रकार, उपयोग, इसका परिभाषा, इसके रिक्स, सब कुछ एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेम सेल, इसको यहां रख देते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों स्टेम सेल की। स्टेम, सॉरी दोस्तों, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं। यहां बात करते हैं अपन स्टेम सेल की। जब मैं छोटी क्लासों में था तो मैं स्टेम सेल नहीं पढ़ता था इसको। जैसे कि मैं बीएससी, एमएससी में था तब मैं इसको स्टेम सेल नहीं पढ़ता था, मैं इसको पढ़ता था दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेल। अब ये बताइए स्ट्रॉन्ग सेल क्यों पढ़ता था मैं? क्योंकि यह ऐसी सेल है कि बॉडी की अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। इसमें इतनी क्षमता है कि शरीर के किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती है अपनी पोटेंसी के आधार पर। इसलिए मैं इसको शक्तिशाली सेल पढ़ता था, स्ट्रॉन्ग सेल पढ़ता था। तो स्टेम सेल का सीधा सीधा मतलब होता है जनक कोशिका। कौन सी कोशिका? जनक कोशिका, जो शरीर की ऑलमोस्ट सभी प्रकार की कोशिकाएं का निर्माण कर सकती है। ऐसी कोशिकाओं को स्टेम सेल कहा जाता है। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा, नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिए। इंट्रोडक्शन में देखते हैं जो क्या होती है स्टेम सेल होती है, वे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। अब भैया, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सी होती है? ऐसी सेल जो बॉडी की किसी भी प्रकार की सेल का निर्माण कर सकती है विभाजित होकर, उसे अनडिफरेंशिएट सेल कहा जाता है। मतलब ये सेल फिक्स नहीं है कि यही बनाएगी, ये सेल आगे जाकर इस सेल में ट्रांसफर होगी। मतलब किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी कहा जाता है। और इसमें मेनली दो गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेम सेल डिवाइड कैसे होती है, उस हिसाब से आपको गुण का पता चलेगा। ये है भैया स्टेम सेल। स्टेम सेल से तो एक तो ये इस प्रकार से डिवाइड होगी, एक स्टेम सेल से दो स्टेम सेल बन जाएगी। मतलब इसने क्या कर दी है, एक स्टेम सेल विभाजित हुई और दो स्टेम सेल बन गई। मतलब ये विभाजित हुई और दो स्टेम सेल्स का निर्माण कर लिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ रिन्यूअल। क्या बोला जाता है दोस्तों? सेल्फ रिन्यूअल। मतलब अपने आप को बनाएगी ये। एक सेल विभाजित होकर दो स्टेम सेल का निर्माण कर लेगी। अब ऐसा क्यों करती है? ताकि बॉडी में स्टेम सेल की कमी ना हो, इसलिए ये प्रोसेस करती है। ठीक है। दूसरा ये क्या है, विभेदित हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है। दूसरा इसमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें क्या करती है, ये विभेदित हो जाती है। कैसे विभेदित हो जाती है? ये विशेष प्रकार की पूर्वज कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। पूर्वज कोशिका, जिसे इंग्लिश में प्रोजेनरेटर सेल्स भी कहा जाता है। इस टाइप में क्या करती है, ये प्रीजेनरेटर सेल का निर्माण कर लेती है। ये एक प्रकार की पूर्वज सेल होती है दोस्तों। और इस पूर्वज सेल से कई प्रकार की सेल्स का निर्माण हो सकता है दोस्तों। जैसे नर्व प्रीजेनरेटिव सेल से नर्व सेल्स का निर्माण हो सकता है, नर्व सेल्स का निर्माण होता है। ब्लड प्रोजेनरेटर सेल से ब्लड सेल्स का निर्माण हो सकता है। मसल्स प्री जनरेटर सेल से मसल सेल्स का निर्माण हो सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार की प्रो जनरेटर सेल अलग अलग प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। तो ये बात थी समझाने की। मैंने आपको बता दिया जो स्टेम सेल है वो दो टाइप से डिवाइड होती है। एक तो सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल में क्या करती है, अपने जैसे ही, मतलब अपनी फोटोकॉपी कर लेती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, एक स्टेम सेल विभाजित होकर दो स्टेम सेल का निर्माण कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि स्टेम सेल की संख्या बॉडी में बनी रहे। दूसरा ये क्या है, विभेदित हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। क्यों विभेदित हो जाती है? स्पेशल प्रकार की सेल्स को बनाने के लिए। जैसे बॉडी में नर्व सेल्स की कमी है तो नर्व प्रोजेनरेटर सेल्स बन जाएगी, जिससे नर्व सेल्स का निर्माण होगा। ब्लड सेल्स की बॉडी में कमी है तो ब्लड प्रोजेनरेटर सेल्स बन जाएगी, जिससे ब्लड सेल्स बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्री जनरेटर सेल्स है ना, अलग अलग प्रकार के सेल्स का निर्माण कर सकती है दोस्तों।
बॉडी की किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। तो वही मैंने क्या है नोट्स में समझाया है, तो नोट्स भी पढ़ते चलेंगे अपन और समझते भी चलेंगे। देखो स्टेम सेल्स मैंने बता दिया आपको। स्टेम सेल का सिंपल मीन होता है मूल या जनक कोशिका। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जिसमें मेनली टू प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? एक तो सेल्फ रिन्यूअल, जिसमें सेल्फ रिन्यूअल में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक बार बार डिवाइड होकर अपने जैसी स्टेम सेल बनाएगी। ये अपने जैसी स्टेम सेल बना ली है दोस्तों, यहाँ पर देखना अपने जैसी क्या है स्टेम सेल बना ली। और ये स्टेम सेल क्यों बनाती है? क्योंकि स्टेम सेल का पूल मेंटेन हो, मतलब बॉडी में इसकी संख्या क्या है, मेंटेन हो। दूसरा क्या तरीका होता है, ये क्या है स्पेशली लाइटेड सेल में परिवर्तित हो जाती है, स्पेशल सेल में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी दोस्तों इंग्लिश वर्ड में थोड़ा सा मिस हो जाता है थोड़ा सा, तो आप देख लेना, स्पेशल सेल में चेंज हो जाती है। और स्पेशल सेल में चेंज होकर क्या है, विभिन्न प्रकार की सेल्स का निर्माण कर लेती है और इस प्रकार से ये डिफरेंशिएट होती है दोस्तों। तो मैं आपको क्या है ये नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो आगे देखते हैं, स्टेम सेल यही बताया था मैंने, नोट्स में भी यही बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं, ये ब्लड सेल्स, न्यूरल सेल्स, मसल सेल, एपिडर्मल सेल, जर्म सेल, बोन सेल आदि का निर्माण कर लेगी, कौन सी? विभेदित होकर। तो ये मैंने आपको जानकारी पहले ही देती थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं स्टेम सेल्स की छोटी मोटी बातों की, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। स्टेम सेल्स के हाउस को स्टेम सेल नीचे एरिया कहा जाता है। जो इसका एरिया है ना, जहां पर ये रहती है स्टेम सेल, उसको क्या बोला जाता है? स्टेम सेल नीचे एरिया कहा जाता है। और स्टेम सेल जो नीचे एरिया है ना, वो किसका बना होता है दोस्तों? टिश्यू का बना होता है, ऊतकों का बना होता है। और यह स्टेम सेल एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो जिसके कारण ये सेल्फ रिन्यूअल और विभेदन कर सके। मतलब स्टेम सेल जहां रहती है उस इसके रहने के आवास को स्टेम सेल नीचे एरिया कहा जाता है। अब ये जो स्टेम सेल का जो घर है, मतलब स्टेम सेल नीचे एरिया है, वह स्टेम सेल को एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करता है जिससे यह क्या है, सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है दोस्तों। स्टेम सेल्स मैंने बताया था, जो स्टेम सेल होती है दोस्तों वो अनडिफरेंशिएटेड प्रकार की होती है। मतलब इसका काम ये नहीं है भाई फिक्स एक ही सेल में ये बदलेगी, ये क्या है बॉडी की किसी भी सेल्स में बदल सकती है। इसे ही अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म कहा जाता है। और इसे स्टेम सेल को अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रखने का कार्य पैराक्राइन फैक्टर्स द्वारा किया जाता है। अब भैया ये पैराक्राइन फैक्टर्स क्या होता है? पैराक्राइन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो स्टेमनेस को मेंटेन करता है। मतलब जो स्टेम सेल की कैपेसिटी को बरकरार रखने का कार्य किसका होता है? पैराक्राइन फैक्टर का होता है। अब भैया नॉर्मल सी बात है, पैराक्राइन फैक्टर कहां पाया जाएगा? ये स्टेम सेल नीचे एरिया में ही उपस्थित होगा। स्टेम सेल रीजनरेशन अथवा क्षतिग्रस्त टिश्यू की रिपेयरिंग करने में भी हेल्पफुल होती है। मतलब कोई ऊतक है जो क्षतिग्रस्त हो गया, यहां वहां पर ऊतकों की कमी हो गई, तो ये स्टेम सेल क्या करेगी? वहां पर जल्दी जल्दी कोशिका बनाकर उस ऊतकों की भरपाई भी कर देती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं स्टेम सेल्स के टाइप दोस्तों। स्टेम सेल्स के टाइप बात करते हैं अपन। तो इसके टाइप्स को याद करने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। स्टेम सेल्स को टाइप को क्या है, दो आधार पर डिवाइड किया गया है। कितने आधार पर डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों इसको विभाजित करने के दो आधार है। एक तो कौन सा आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी। मतलब इसको दो आधार पर, दो बेस पर डिवाइड किया जाता है। एक तो इसको ओरिजिन की बेस पर, उत्पत्ति के बेस पर, और एक इसको पोटेंसी या क्षमता के बेस पर डिवाइड किया जाता है। किसको? स्टेम सेल को। ओरिजिन या उत्पत्ति के बेस पर यह मेनली चार टाइप की होती है। कौन कौन से चार टाइप की? पहला होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सेकेंड होता है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। थर्ड होता है दोस्तों एडल्ट स्टेम सेल। और फोर्थ होता है दोस्तों फीटल स्टेम सेल। मतलब उत्पत्ति के आधार पर इनको मेनली चार भागों में बांटा गया है। मतलब इनको कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं हम? एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से प्राप्त कर सकते हैं, एक एम्ब्रियोनिक जर्म सेल से प्राप्त कर सकते हैं, एडल्ट स्टेम सेल से प्राप्त कर सकते हैं, और फीटल स्टेम सेल से प्राप्त कर सकते हैं। इनको जहां से इनकी उत्पत्ति होती है उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। यहां पर इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है, यहां पर ये बनती है। और ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, क्षमता के आधार पर इन्हें मेनली पांच भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पांच भाग है? एक तो होती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सेकेंड होता है प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। थर्ड होता है मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। फोर्थ होता है ओलिगोपोटेंट, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। और लास्ट है यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो दोस्तों इस आधार पर, पोटेंसी या इनकी कैपेसिटी के आधार पर इनको पांच भागों में डिवाइड कर दिया, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। इसको अपन समझाते हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ
ओरिजिन के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा है और उसको याद रखने की इसकी छोटी सी ट्रिक है। एग्जाम में हम क्या है भूल जाते हैं भाई कौन सा प्रकार था किस प्रकार था, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाती है। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, डबल ई फा, डबल ई फा, डबल ई और एफ एफ, मतलब डबल ई फा, डबल ई फा। ठीक है, तो एक ई से तो बना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरे ई से बना एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, और एफ से बना फीटल स्टेम सेल, ए से बना एडल्ट स्टेम सेल। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसको याद रखने की ट्रिक है। और ये पोटेंसी के बेस पर याद रखने की ट्रिक है। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में वो उजड़ा, उजड़ा, ओ उजड़ा, ओ कर लो इसे ओ, तेरे, तेरे से टी, प्यार से पी, और मैं से एम, ओ से ओ, उजड़ा से यू। तेरे प्यार में ओ उजड़ा, ओ उजड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। टी से टोटीपोटेंट, पी से प्लूरीपोटेंट, एम से मल्टीपोटेंट, ओ से ओलिगोपोटेंट, और यू से क्या हो गया यूनिपोटेंट। दोस्तों आप अपनी खुद की इस ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जिस प्रकार से जब याद किया था तो मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले 1 बाय 1 अपन इसको देखते हैं, अपन इसको याद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी स्टेम सेल जो क्या है एम्ब्रियो के अंदर बनती है उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहा जाता है। यह दोस्तों एम्ब्रियो की स्टार्टिंग फेज में बनती है। हम जानते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में हमें पता है मोरुला अवस्था आती है। मोरुला अवस्था के बाद में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होता है, साइड में तो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये बना दूंगा मैं, ये साइड में तो क्या बनता है दोस्तों ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल बनती है, और अंदर इनर सेल मास बनता है। जो ये इनर सेल मास है ना, जिसमें किसका निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का निर्माण होता है। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट प्रकार की होती है, मतलब पूरे एम्ब्रियो का निर्माण कर सकती है। ट्रोफोब्लास्ट को छोड़कर ये क्या है एम्ब्रियो की पूरी सेल्स का निर्माण कर सकती है। ये आईसीएम इनर सेल मास में पाई जाती है, आईसीएम में पाई जाती है और प्लूरिपोटेंट टाइप की होती है। और ये क्या करती है एम्ब्रियो का निर्माण करती है। एम्ब्रियो की लगभग ऑलमोस्ट सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण नहीं कर सकती। सेकंड की बात करते हैं एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। एम्ब्रियोनिक जर्म सेल कौन सी होती है दोस्तों, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स होती है जो एम्ब्रियो की जर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब ये फ्यूचर में बच्चे का एग, जर्म का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक तो सोमेटिक सेल्स काय कोशिका और एक जर्म सेल मतलब लैंगिक कोशिका। तो ये क्या है आगे चलकर फ्यूचर में चलकर एग या ओवम का निर्माण करती है। तो ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल्स को दोस्तों, ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स है इनको क्या है सोमेटिक सेल्स भी कहा जाता है। ये बॉडी में क्या है टिश्यू वे ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे कि बोन में पाई जाएगी, स्किन में पाई जाएगी, लीवर में पाई जाती है। मतलब एडल्ट के टिश्यू में जो स्टेम सेल पाई जाती है उसे एडल्ट स्टेम सेल्स कहा जाता है। बॉडी की स्पेशल टाइप की सेल्स होती है और इनमें क्या है मल्टीपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है। मल्टीपोटेंसी मतलब होता है ऐसी क्षमता जिसमें अनेक प्रकार की सेल्स का निर्माण किया जाता है। एडल्ट स्टेम सेल्स का यूज क्या किया जाता है बॉडी की रिपेयरिंग, ऊतकों की रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल स्टेम सेल्स। हमें पता है जब 9th वीक का जो बच्चा होता है, 9th वीक का जो बच्चा होता है उसके बाद की जो स्टेज आती है उसे क्या बोला जाता है, बच्चे को फीटस बोला जाता है, फीटस। और जो फीटस में जो स्टेम सेल पाई जाएगी उसे फीटस स्टेम सेल्स कहा जाता है दोस्तों। तो इस बेसिस को क्या है 1 बाय 1 अपन नोट्स से भी कवर करते चलते हैं, ताकि आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों देखो मैंने इस प्रकार से नोट्स को बनाया, बहुत अच्छे से बहुत कलरफुल नोट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ऐसी सारी वीडियो बीएससी की, एमएससी की, नीट 11 12 हम लाते रहेंगे दोस्तों और आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स या उत्पत्ति, ओरिजिन भी लिख सकते हैं, इसको जगह में क्या लिख सकता हूं ओरिजिन भी लिख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है जिसकी ट्रिक है डबल ई एफ है। ठीक है, ई से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरे ई से एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, नेक्स्ट है फीटस स्टेम सेल और ए से बन गया एडल्ट स्टेम सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। दोस्तों ये स्टेम सेल है ना, आपको दिख रहा है, मैं देख लेता हूं, हाँ थोड़ा सा, ये जो स्टेम सेल्स है ना ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है। यह एम्ब्रियो की स्टार्टिंग फेज में बनती है, मेनली ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास में प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। यह प्लूरिपोटेंसी की गुण पाया जाता है इसमें, अर्थात बॉडी की सभी टाइप की सेल्स का ये निर्माण कर सकती है, जैसे न्यूरॉन्स, मसल सेल और ब्लड सेल्स आदि का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका यूज है ना दोस्तों रिसर्च में किया जाता है ताकि नई थेरेपी जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन बना सके। यह एम्ब्रियो से ली जाती है, इसलिए एथिकल एक्सपेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल व सामाजिक सवाल भी उठ सकते हैं, जैसे कि मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या है, हम क्या है
रिसर्च वगैरह करने में या नई थेरेपी डेवलप करने में क्या है, एम्ब्रियो के अंदर की सेल निकाल रहे हैं। मतलब एक बच्चा जो कि अभी एम्ब्रियो है उसके अंदर की सेल को निकाल रहे हैं अपन, तो कितना बड़ा सामाजिक सवाल ये उठ सकता है दोस्तों। इसलिए क्या है, इसके लिए क्या है, सामाजिक प्रश्न उठ सकते हैं दोस्तों। इसलिए एथिकल, ये नैतिक रूप से क्या है, कई बार सही भी नहीं लगता, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर की सेल्स निकाल रहे हैं रीजनरेटिव मेडिसिन या थेरेपी में यूज करने के लिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया, सामाजिक सवाल इस पे उठ सकते हैं। नेक्स्ट है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल को सोमेटिक स्टेम सेल्स मतलब कायिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, और यह बॉडी के वयस्क टिश्यू वे ऑर्गन में पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है वयस्क स्टेम सेल, एडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क, तो ये क्या है, बॉडी के वयस्क टिश्यू और ऑर्गन में पाई जाएगी। और एडल्ट, एडल्ट मतलब एडल्ट में पाई जाएगी, वयस्कों में पाई जाएगी, इसलिए सोमेटिक सेल्स भी कहा जाता है। जैसे ये बोन मेरो में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। दोस्तों इसमें मल्टीपोटेंसी की क्षमता होती है, मल्टीपोटेंट होती है, अर्थात बॉडी की कुछ स्पेशल टाइप की सेल बनाती है। दोस्तों ये जो कैपेसिटी, आप मैंने क्या है ओरिजिन के बेस पर पहले इसको वर्णन किया है, आप चाहो तो पोटेंसी के बेस पर भी पहले वर्णन कर सकते हो, जिससे क्या है ये मल्टीपोटेंट प्लूरिपोटेंट आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स भी बना सकती है। इसका यूज बॉडी में टिश्यू रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, मतलब टिश्यू को रिपेयर व मेंटेनेंस के लिए कौन सी स्टेम सेल का यूज किया जाता है, एडल्ट स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। एम्ब्रियोनिक जर्म सेल एम्ब्रियो के अंदर बनने वाली स्पेशल सेल होती है दोस्तों। ये बाद में जर्म लाइन सेल में विभेदित हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है जर्म लाइन सेल में, और फ्यूचर में बच्चे के एग व स्पर्म का निर्माण करती है। यह रिप्रोडक्टिव पोटेंसी रखती है, जिससे अगली पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल पास होता है। दोस्तों दो प्रकार की सेल होती है, एक तो सोमेटिक सेल कायिक कोशिका, एक जर्म सेल जो लैंगिक कोशिका होती है। लैंगिक कोशिका जैसे कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होता है, तो इसमें जो अंदर की आनुवांशिक सूचना होगी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि यह अगली पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल पास होता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल स्टेम सेल। हमने पहले ही समझा दिया, ह्यूमन में 9th वीक से बर्थ तक के एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। यह सेल फीटस के अंदर पाई जाती है। यह फीटस के अलग अलग प्रकार के टिश्यू व ऑर्गन में बदलने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने ओरिजिन के बेस पर 4 टाइप की जो स्टेम सेल्स है उसको समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी। पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपको नोट्स में से भी रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपका पूरे अच्छे से बेस तैयार हो जाए। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, तेरा प्यार में ओ उजड़ा। भाई कौन उजड़ा, ओ आदमी उजड़ गया तेरे प्यार में। ठीक है, तेरे प्यार में ओ उजड़ा, तो टी से टोटीपोटेंट, पी से प्लूरीपोटेंट, एम से मल्टीपोटेंट, ओ से ओलिगोपोटेंट, यू से उजड़ा से क्या बन गया, यूनिपोटेंट। दोस्तों मैंने यही सीक्वेंस याद क्यों कराया, क्योंकि यही इनकी पोटेंशियल कैपेसिटी का क्रम है। मतलब टोटीपोटेंसी की सर्वाधिक कैपेसिटी पाई जाती है और यहाँ पर यूनिपोटेंसी की सबसे कम कैपेसिटी पाई जाती है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। देखो टोटी, टोटी से हम याद रखेंगे टोटल। टोटी से क्या याद रखेंगे, टोटल, मतलब ऐसी स्टेम सेल जो बॉडी की टोटल सेल्स का निर्माण कर सकती है, किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, उसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। मतलब एक टोटीपोटेंट सेल में इतनी कैपेसिटी पाई जाती है कि वह पूरी बॉडी का निर्माण भी कर सकती है दोस्तों। इसी कैपेसिटी को, इसकी क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है इसकी कैपेसिटी को। ये कहां पाई जाती है, ये मेमल्स के जाइगोट में पाई जाती है। जाइगोट का विभाजन होता है, युग्मनज का विभाजन होता है, 2 कोशिका से 4 कोशिका। मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखो मैंने टोटीपोटेंसी मतलब टोटल, जो बॉडी की टोटल सेल बना दे उसे टोटीपोटेंसी स्टेम सेल कहते हैं। टोटीपोटेंट स्टेम सेल सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली स्टेम सेल्स होती है। यह एम्ब्रियो की प्रत्येक सेल्स को बना सकती है, इसमें कैपेसिटी होती है। अर्थात एक सिंगल टोटीपोटेंट सेल एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने की पावर रखती है। और जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की जो कैपेसिटी होती है ना दोस्तों, उसे टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ये कहां पर पाई जाती है, ये जाइगोट में पाई जाती है, मेमल्स के जाइगोट में पाई जाती है। हमें पता है जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट एक क्या है, कोशिका है। अब ये एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 कोशिका से 4 कोशिका, इसी प्रकार से क्लीवेज की प्रोसेस होती है। 4 से 8 कोशिका बनेगी, 8 से 16 कोशिका बनेगी। तो जब ये 2 सेल्स से 8 सेल्स का जो एम्ब्रियो है उसमें कौन सी गुण पाया जाता है, टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाता है। मतलब ये क्या है, बॉडी की किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट सेल्स की हम बात करेंगे प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट जैसे दोस्तों हम बात करते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, मतलब बहुत सारी, ऐसे याद रखेंगे, बहुत सारी सेल्स का निर्माण कर सकती है। और बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार की। जो टोटीपोटेंसी से थोड़ी सी कम क्षमता वाली जो सेल्स होती है स्टेम सेल, वो कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट में क्या है, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है और अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, इनर सेल मास पाया जाता है। अंदर की तरफ इनर सेल मास पाया जाता है। जो इनर सेल मास में जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है।
ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है जो आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण करती है। मतलब आईसीएम सेल्स में प्लूरिपोटेंसी का गुण पाया जाता है और यही जाकर एम्ब्रियो की सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। मतलब चेंज कहां हुआ, समझ में थोड़ा सा आपको फीका लगा होगा। कहने का सिंपल मतलब यह है, जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट भी बना सकती है, आईसीएम भी बना सकती है और बॉडी की सभी प्रकार की कोशिका बना सकती है। लेकिन जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है ना, वो आईसीएम में पाई जाती है और ये एम्ब्रियो का निर्माण तो कर सकती है लेकिन ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण नहीं कर सकती। आ गया बात समझ में? टोटिपोटेंट तो ट्रोफोब्लास्ट भी बना देगी, ये भी बना देगी, सब कुछ बना देगी, लेकिन प्लूरिपोटेंट आईसीएम में पाई जाती है, ये एम्ब्रियो का निर्माण ही कर सकती है, ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकती। तो ये ट्रोफोब्लास्ट किस काम में आता है दोस्तों? आगे जाके ये प्लेसेंटा का निर्माण करता है। जो प्लेसेंटा से बच्चे को पोषक पदार्थ मिलते हैं वो किसका बना होता है? ये ट्रोफोब्लास्ट का बना होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो हम देख लेते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बॉडी की कई प्रकार की, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार की सेल्स बना सकती है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट सेल को नहीं बना सकती। ये क्या है, इनर सेल्स मास में पाई जाती है और जो एम्ब्रियो का एम्ब्रियो की सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। मैंने यहाँ डायग्राम से समझा दिया है कि जायगोट बनता है, 16 कोशिका अवस्था को मोरूला कहा जाता है। मोरूला के बाद में ब्लास्टोसाइट्स बनता है, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट कोशिका ऊपर की तरफ पाई जाती है और ये आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। नीचे की तरफ इनर सेल मास पाया जाता है जो आगे चलकर एम्ब्रियो में का निर्माण करता है। और इनर सेल मास में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्लूरिपोटेंट सेल्स पाई जाती है, जो और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि एम्ब्रियो की सभी प्रकार की कोशिका बना सकती है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकती। सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। देखो, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कई प्रकार की सेल्स बना सकती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से कम होती है। मतलब इसमें सीमित सेल्स का निर्माण कर सकती है, जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स का निर्माण कर सकती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। न्यूरल स्टेम सेल्स न्यूरॉन्स का ही निर्माण करेगी। मसल स्टेम सेल केवल और केवल मसल्स का निर्माण करेगी। मिजेनकाइमल स्टेम सेल बोन, कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज का क्या करेगी, निर्माण कर सकेगी। मतलब क्या होता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप की सेल बना सकती है, लेकिन सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण नहीं कर सकती। कुछ सीमित और कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। यह एम्ब्रियो में ऑर्गन जेनेसिस, मतलब ऑर्गन के निर्माण में हेल्पफुल होती है और एडल्ट में टिश्यू बनाने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्ले करती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स की कैपेसिटी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कम होती है। ये मैंने सीक्वेंस में ही आपको बताया है। इनकी पोटेंसी क्या होती है दोस्तों? सीमित होती है और इनमें ओनली कुछ ही रिलेटेड सेल्स टाइप में बदल सकती है, कुछ ही रिलेटेड सेल्स टाइप में बदल सकती है जो एक ही लिनेज से जुड़े होते हैं। जैसे लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या है, केवल इम्यून सिस्टम सेल्स में बदल सकती है और इनकी पोटेंसी को ओलिगोपोटेंसी कहा जाता है दोस्तों। मतलब ये सीमित प्रकार की सेल्स का निर्माण कर पाएगी जो एक ही लिनेज से जुड़े हो दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लास्ट में यूनिपोटेंट स्टेम सेल। यूनिपोटेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो केवल बॉडी में एक ही टाइप की सेल्स का निर्माण कर सकती है, उन्हें यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया केवल और केवल स्पर्म बनाएगी और उगोनिया केवल और केवल एक का निर्माण करेगी और इनकी यूनिपोटेंट स्टेम सेल की जो पोटेंसी है उसको यूनिपोटेंसी कहा जाता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार की इनकी पोटेंसी का भी क्रम है। जैसे कि मैंने बता दिया, टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, सबसे शक्तिशाली है, पूरे सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टोटिपोटेंसी से थोड़ी कम शक्तिशाली है। ये क्या है, एम्ब्रियो की ऑलमोस्ट सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण नहीं कर सकती है। ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर प्लेसेंटा बनाता है। नेक्स्ट है, इससे थोड़ी कम पावर वाली मल्टीपोटेंट होती है। मल्टीपोटेंट अनेक प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती है। ओलिगोपोटेंट, ये इनकी क्षमता क्या है, सीमित होती है, एक ही लिनेज से जुड़ी हुई सेल्स का निर्माण कर सकती है। और यूनिपोटेंट इससे कम क्षमता वाली है, यूनिपोटेंट जो केवल एक ही प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसकी सबसे कम पोटेंसी, इसकी सबसे कम क्षमता है और इसकी सबसे क्या होता है, टोटिपोटेंसी की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। अब देखते हैं दोस्तों इनका यूज क्या होता है, स्टेम सेल्स का यूज क्या होता है। भैया इससे क्या है, रीजनरेटिव मेडिसिन बनाई जाती है। इनसे ब्लड डिजीज को ठीक किया जा सकता है। ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया के इलाज में ये इफेक्टिव होती है। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि पार्किंसन बीमारी में स्टेम सेल से नई न्यूरॉन्स बनाई जा सकती है। दोस्तों जो पार्किंसन बीमारी होती है, जिसमें क्या होती है, न्यूरॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमें पता है कि जो स्टेम सेल से हम है ना किसी भी प्रकार की सेल्स का निर्माण करते हैं, तो हम चाहेंगे कि क्या है, इससे न्यूरॉन सेल्स का भी निर्माण होए, जिससे क्या है पार्किंसन बीमारी दूर हो सके। तो क्या ये पार्किंसन बीमारी के इलाज में इंपॉर्टेंट है और इससे क्या है, नई न्यूरॉन्स बनाई जा सकती है। ड्रग टेस्टिंग में भी स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल्स से कई टिश्यू तैयार किए जाते हैं जो फ्यूचर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्पफुल हो। मतलब इससे टिश्यू बनाए जाएंगे जो फ्यूचर में ऑर्गन रिप्लेसमेंट में दोस्तों हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर में, थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया आदि के उपचार में ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। स्टेम सेल
द्वारा डिजीज को कैसे ठीक ठीक किया जाता है। स्टेम सेल द्वारा डिजीज को ठीक करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना दोस्तों, स्टेम सेल थेरेपी का यूज किया जाता है। और ये जो थेरेपी करते हैं जिससे ही प्रॉब्लम ठीक होती है, ब्लड कैंसर किससे ठीक होगा, थेरेपी के द्वारा, स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है उससे ठीक होता है। जो बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर स्टेम सेल थेरेपी से ठीक होगा, थैलेसीमिया स्टेम सेल थेरेपी से ठीक होगा, हार्ट रिपेयर स्टेम सेल थेरेपी से होगा, डिजीज भी स्टेम सेल थेरेपी से ठीक होता है दोस्तों। अब देखो रिस्क क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी करते हैं तो स्टेम सेल के उपयोग भी है। अब हम जानते हैं जिस चीज के उपयोग होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं भैया, कुछ तो हमें नुकसान देखने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी से ट्यूमर बनने का खतरा होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन का क्या होता है, खतरा होता है। हम जानते हैं हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव होता है, वो बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी में डालते हैं तो तुरंत क्या है, खड़ा हो जाता है दोस्तों, तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तुरंत रिजेक्शन उसको करने लग जाता है। तो इम्यून रिजेक्शन का भी हमें